हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 4.2 है उसके पहले के 5 सवाल हमने किए थे और हमने ये देखा था कि गुणनखंड विधि एक्चुअल में काम कैसे करती है। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो 4.2 को पूरा खत्म करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 5 सवाल इस क्लास में हम करने वाले हैं और आपकी 4.2 एक्सरसाइज क्या हो जाए खत्म। ज़्यादा कोई चैप्टर अब लंबा चौड़ा है नहीं। मेन कहानी जो इसमें आपको ये समझने आनी चाहिए कि अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो आपको एक किसी चर को मानना पड़ेगा। अब आप किसको मानेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण को हल करने के हमने शुरुआत में 3 विधियों के नाम सुने थे कि एक गुणनखंड विधि होती है, एक पूर्ण वर्ग विधि होती है, एक श्रीधराचार्य होता है। मतलब हम पूर्ण वर्ग विधि हम सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट का हिस्सा नहीं। गुणनखंड विधि लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस किया। हम जितने भी जो सवाल कर रहे हैं जहां बड़े गुणनखंड आ रहे हैं वहां हम श्रीधराचार्य सूत्र का यूज कर रहे हैं और श्रीधराचार्य आराम से आपकी कैलकुलेशन को एकदम ईजी कर रहा है, क्योंकि हम बड़े बड़े गुणनखंड नहीं सोच रहे हैं, फिर श्रीधराचार्य लगाना बहुत ईजी हो जाता है। एक्चुअल में अब हम आज क्लास में शुरू कर रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में मैंने ये आपके उदाहरण नंबर 1 लिखा है। आपको अगर सवाल करवा रहे हो और उदाहरण लिखा, ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन देता हूं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैंने एक दिन आपको शायद ये बोला था कि मैं उदाहरण बाद में करवाऊंगा, इसके पीछे का लॉजिक ही, क्योंकि अब दूसरे सवाल में आप थोड़ा ध्यान से जब अपनी है ना, मैं आपको टेबलेट के अंदर दिखाता हूं क्या है क्या राम कहानी, आप समझे। देखो ये देखो आपको उदाहरण नंबर 1 है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब ये 4.2 बोला है ना आपको सोल्व करने के लिए, तो 4.2 के दूसरे सवाल ने बंदे ने यही बोला। ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो ये दिखाई दे रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं हल करना है और जब हम उदाहरण नंबर 1 में जाएंगे तो उदाहरण नंबर 1 जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है। 2 टोटल सवाल हैं, ठीक है। टोटल सवाल कितने हैं? 2 सवाल हैं। तो 2 सवालों को हम सॉल्यूशंस करते हैं आराम से और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आपको उस दिन आपको बोला था कि उदाहरण आपको बाद में करवाए जाएंगे, क्योंकि बीच में उदाहरण ऐसे हैं जो ये हो गया। देखो ये पहला उदाहरण हो गया। अब आप मान लो कि चाहे उदाहरण का अलग से वीडियो मान लो, चाहे ये मान लो, आपके लिए उदाहरण का सॉल्यूशंस तो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखें, आराम से करते हैं। 2 सवाल है, पहले को करते हैं, फिर दूसरा सवाल। सवाल क्या बोला है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम गणितीय रूप में व्यक्त नहीं करें, हम तो पूरा श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, पूरा कंप्लीट काम करें। सवाल ने बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे का मतलब समझते हो, गोलियां आती है ना, जैसे कांच की गोलियां आती है छोटी छोटी, वो कंचे होते हैं। इंग्लिश में इनको मार्बल्स लिखा हुआ, मार्बल्स बोलते कुछ आपके मन में आता है, हमारे फर्श में जैसे मार्बल है वैसे होता है, वैसा नहीं है मार्बल्स, आप समझ ले कंचे। टोटल कितने दोनों के पास? 45 है। अब किसी के पास कितने भी हो सकते हैं, किसी के पास 25 हो गए, किसी के पास 20 हो गए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बात बताओ, आगे बढ़ो। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों से 5-5 कंचे क्या हो गए? खो गए। अब खो गए तो कुछ कम तो होंगे। खोने का मतलब होता है माइनस करना और आने का मतलब होता है प्लस करना। खो गए मतलब माइनस करना। और बोला है 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो है 124। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा साहब कि आपको x किसको मानना चाहिए। एक बात बताओ, अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी को 80 रुपए दे दी, तो आपके पास 20 रुपए तो बचे। और कैसे पता लगा? जब 100 में से उसका 80 वाला हिस्सा आपने हटा दिया। आप किसी को है ना x मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लिखेंगे माना। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी है? x। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या मैं लिखूंगा 45 माइनस x। आपको सर ये कैसे लिखा 45 माइनस x कैसा है? ध्यान दें सर, थोड़ा सा आप ना गौर करें इस चीज के ऊपर। इसने बोला है कि जॉन और प्लस जीवंती दोनों के पास अगर टोटल मिला के बात करें तो उनके पास 45 कंचे। इस बात से सहमत हो? बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45, मतलब जॉन और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है दोनों का जो योग है वो कितना है? 45। मैंने जॉन को भी x माना या नहीं माना? आप कहेंगे सर बिल्कुल माना। प्लस जीवंती का मुझे पता नहीं है कितना है, तो मैं जीवंती को नाम दे रहा हूं जीवंती, और बराबर में हो गया 45। अब मुझे जीवंती वाला हिस्सा निकालना है तो मुझे जीवंती को इधर रखना पड़ेगा, बाकी की राम कहानी को आप उधर ट्रांसफर करें। 45 ये प्लस का x उधर जाएगा, कितना बच जाएगा? माइनस का।
आई होप आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स। तो एक चीज हमेशा ही सोच ले, जब आपको योग दे रखा, क्या दे रखा, योग दे रखा, एक को एक्स मानोगे, दूसरा हमेशा ही उस योग में से पहले वाला हिस्सा घटा देना। देखो पहले को एक्स माना तो दूसरे के लिए 45 में से एक्स घटा, योग अगर 40 दे देता, पहले वो एक्स मांगता या 40 माइनस क्या हो जाता, एक्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, मैंने साइड में आपके लिख दिया, कभी कंफ्यूज नहीं होगा क्यों लिखा है। अब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या हो गए, खो गए। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों 5-5 कंचे खोएंगे, अगर किसी के पास पहले से 20 कंचे थे और 5 खो दिए, मतलब 15 बचे, बात सही है ना, 5 खोने का मतलब कम हो गए। अभी एक बात बताओ, जोहन जो है, जोहन के पास कितने कंचे हैं, x, 5 खोने का मतलब x माइनस 5 होगा, क्या मैं बात सही बोल रहा हूं, अरे कहानी पकड़ में आई या नहीं है। जोहन के पास अभी है, जोहन के पास अभी x है, 5 खोने का मतलब, और जीवंती के पास अभी है 45 माइनस एक्स, 8% टाइम 45 माइनस एक्स है, ये भी 5 खो देगी तो ये हो जाएगा -5। और क्या इन दोनों का गुणनफल आपको 24 दिया है, 124 दिया है क्या, अरे क्या ख्याल है, क्या बात सही बोल रहा हूं क्या, ध्यान से सुने। 5-5 कंचे खोने का मतलब है, सपोज दैट जॉन के पास 25 कंचे हैं और जीवंती के पास 20 हैं, तो 5 खोने का मतलब है इसके पास 20 बचेंगे और इसके पास कितने बचेंगे, 15। अब दोनों को जब गुणा करोगे तो वो कह रहा है 124 आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 124 नहीं आ रहा, यहाँ तो 300 के आसपास आ गए। तो आप वो नहीं सोचें, आप ये सोचें कि 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अभी जॉन के पास x कंचे, 5 खोने का मतलब है x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे, 5 खोने का मतलब -5। दोनों का गुणनफल बोला, देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या जो बचेगी उनका जो गुणनफल है 124 से, मैंने इनको गुणा कर दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान देना इधर। कैलकुलेशन क्या बनेगी, x माइनस 5 और ये बेटा बन जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर में 124। क्या ख्याल है, सही बात है भाई, 45 में से 5 गया, 40 बचा। अब ब्रैकेट को गुणा करने का मतलब ये जो x है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -5 उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 माइनस एक्स से, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 माइनस एक्स से, और बराबर में चल रहा है 124। ठीक है सर, 40 को x से गुणा करोगे तो 40x होगा, चिन्ह आया माइनस का, x को x से गुणा करोगे x², -5 को 40 से गुणा करोगे तो माइनस का 200 हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल, और माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस, और 5 को x से गुणा करोगे 5x, और प्लस का 124 इधर ले आओ, माइनस का 124 बराबर में 0, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है x² + bx + c बराबर 0, तो सबको आपको इधर लाना है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पहले आप लिखें माइनस का x², क्या ख्याल है, सही है, और प्लस का मैं लिख दूं 45x, और माइनस का लिख दूं 324 बराबर 0। थोड़ा ध्यान देना, होल्ड करना चीज़ों को, मैं बताता हूँ ये वैल्यू आई कहाँ से। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो आपको वैल्यूज के बारे में पता लग जाएगा, मैं बताता हूँ कहाँ से आई। ये देखो माइनस का x² एज इट इज लिखा, ये प्लस का 40x, प्लस का 5x, जुड़ने पर प्लस का 45x हो गया, बात सही। ये माइनस का 200 और ये माइनस का 124, तो जब दो संख्याएं माइनस में जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, तो 200 और 124 हो गया 324, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। मुझे नहीं लगता मेरे लाल और लालियों को इसमें कोई समस्या है, अरे बोलो कोई समस्या है क्या। अब किताब में जब आप उत्तर देखोगे ना, आपको उत्तर ये नहीं मिलेगा, मैंने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, मैं चाहूँ तो इसको इतना ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं सीधराचार्य से इसको आगे करूंगा। लेकिन किताब वाले ने क्या बोला, आज तक आपने कभी x² को माइनस में नहीं देखा। किताब वाले ने क्या बोला कि x² प्लस का है 45, x जो है वो माइनस का है, और माइनस का 324 प्लस का 324 है। आप अपने एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 1 में देख के रखें, आपको फिर तो गलत है, गलत नहीं है। एग्जामिनर ने क्या किया, ये जो तीनों वैल्यू है ना, उठा को इधर लेके आया, इसको उठा कर क्या लाया, इधर लाया, तो ये देखो जो माइनस का x² 0 के इधर आएगा तो प्लस का x² बन जाएगा, और प्लस का 45x इधर आएगा तो माइनस का 45x बन जाएगा, और माइनस का 324 जब इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का 324 बन जाएगा। क्योंकि पक्षांतरण करने पर चिन्ह आप बदल सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला आएगा, कोई टोकने वाला नहीं। आप इसको ही समझे, कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त होकर इसको करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण, ये अभिष्ट
द्विघात समीकरण है। मुझे नहीं लगता मेरे लाल और लालियों को इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। क्या ख्याल है, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? कोई दिक्कत नहीं, भले ही हो माइनस का हो कोई नहीं, मैं आपको उत्तर निकाल के बताऊं। किताब ने तो उत्तर ही नहीं दिया, किताब ने इतना ही छोड़ा है। लेकिन अगर राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में किसी में 4 नंबर का सवाल आ गया तो क्या मेरे लाल और लाली इतना ही सवाल करके आओगे क्या 4 नंबर का? और सवाल ने आगे लिखा है कि आप ना इसमें कंजों की संख्या बताओ, हम निकालना चाह रहे हैं जॉन के पास कितना, जीवंती के पास, तो ये कैसे पता लगेगा? अगर मेरे पास x का मान आ गया, किसका मान आ गया? x का मान आ गया, तो x का मान जो होगा वो जॉन के पास कंजों की संख्या हो जाएगी। और 45 में से x को घटा तो x के 2 मान आएंगे। अब देखते हैं कौन से आते हैं, प्लस कहते हैं माइनस कहते हैं। ध्यान देना, आप ये दिमाग बिल्कुल भी मत लाना कि ये माइनस का प्लस बनाना चाहिए, कोई भी जरूरत नहीं इसको प्लस बनाने की, क्योंकि आप इससे भी काम कर सकते हो। अब अगर मेरे को श्रीधराचार्य लगाना है तो मैं 100% श्योर हूं कि मुझे एक तो a के मान की जरूरत पड़ेगी। क्या ख्याल है, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर। a क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है, इसका मतलब माइनस का 1 है, कोमा b का मतलब हो जाएगा x का गुणांक, आप देखेंगे 45x का गुणांक। और जब आप c पे जाएंगे तो c हो गया माइनस का 324। क्या ख्याल है, एकदम सही बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं, हमने जो एक्स स्क्वायर आगे माइनस है तो माइनस का 1 है। अब जब श्रीधराचार्य आप लगाएंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका कहता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। सही बात है, यही होता है श्रीधराचार्य। अरे बोलो बात बताए, 4 सवाल 4.1 का, दूसरे के 4 सवाल याद करो, बताई भी है बेसिक में, शानदार चीजें आपको बताई। वैल्यू पुट करो सब, तो x की जगह तो x ही रहेगा बराबर, माइनस की जगह माइनस, b का मान देखो ऊपर 45, ठीक है सर, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का मान है 45, तो आप लिखेंगे 45 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है -1 और c का मान है माइनस का 324, ठीक है। और बटा में आ जाएगा 2 गुणा a का मान है -1, जो जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, देखा देख, ध्यान रखना, ठीक है। तो x बराबर आप कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 45 प्लस माइनस, ध्यान दे सर, 45 का स्क्वायर, अरे बोलो 45 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 45 का स्क्वायर होता है कितना? 45 का वर्ग कितना होता है बोलो? आप कहेंगे सर 45 का वर्ग होता है 2025। क्या ख्याल है, सही है? ध्यान से देख लेना, 45 गुणा 45 क्या 2025 होता है क्या? ठीक है, 2025 होता है, टेंशन मत लो। अब देखो, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करवाओगे तो प्लस बन जाएगा, लेकिन प्लस को जब वापस माइनस से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस। 4 को 1 से गुणा करो 4 को 324 से गुणा करो, देखो 4 को 4 से गुणा करोगे 16, हासिल 1, सही बात है। 4 को 2 से गुणा करोगे 8 एक हासिल वाला हो गया 9, इस बार हासिल कुछ भी नहीं। और 4 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12। क्या ख्याल है, एकदम सही बात है क्या? बिल्कुल सा। और बटा में इस बार -2 आएगा, क्योंकि x को -1 से गुणा करोगे -2, ठीक है सर। x बराबर माइनस का 45, जल्दी से मत काट देना, इस माइनस को कभी नहीं कटेगा, ध्यान रखना, बाद में लास्ट की बात है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना बचेगा सर बोलो? आप कहेंगे सर देखो ये 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से जब 6 जाएगा तो 9 बचेगा, सही बात है सर। अब ये 1 है, कितना है? 1 है, तो 1 में से जब 9 जाता नहीं है तो 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 बचेगा। और अब ये 19 है, ध्यान रखना, 20 नहीं 19, 19 में से 12 गया, कितना बचेगा? 7। और बटा में कितना आया? -2। क्या मेरे लाल और लाली को यहाँ समस्या है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? और क्या मैं इसके बाद ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि x बराबर माइनस का 45 प्लस माइनस 27 बटा में -2? अरे क्या ख्याल है? आप कहोगे सर ये 27 कहाँ से है? बाकी ख्याल तो ठीक ही है, तो मैं कहूँगा 729 का जो वर्गमूल होता है, दुनिया वालों ने बोला कि वो 27 होता है। बात सही? बिल्कुल सर। अब आपको इसके बाद क्या करना, इसको 2 भागों में आपको बांटना। 2 भागों में बांटने का मतलब है एक बार आपको चिन्ह लेना पड़ेगा धनात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? धनात्मक चिन्ह। और एक बार आपको लेना पड़ेगा ऋणात्मक चिन्ह। कैसे ही कह रहा हूं? बिल्कुल, क्योंकि 2 चिन्ह हैं तो 2 चिन्हों के हिसाब से आपको थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपके लिए जगह करता हूं, आप ध्यान दें सब इधर।
ठीक है, जब आपने इसको दो चिन्हों में बदला तो यहां से आपके पास जो x बनेगा, x बराबर माइनस का 45 प्लस का 27 बटा में कितना, माइनस का 2। ठीक है सर, और जब माइनस लिया तो माइनस का 45 माइनस का 27 बटा में कितना, माइनस का 2। x बराबर माइनस के 45 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, अरे बोलो कितना बचेगा, तो 27 और 3 हो गए, क्या 18 कह सकता हूं क्या, माइनस का 18, माइनस का 45 बड़ा है तो माइनस का 18 बटा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, x का मान हो गया 9। x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो x का मान 9 हो गया, तो इधर ध्यान दे क्या आएगा, x बराबर दो संख्याएं माइनस में जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का 72 बटा में आ जाएगा 2, तो x का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, x का मान आ जाएगा 36। x का मान कितना आ जाएगा, 36। क्या ख्याल है, सही बात है क्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक अत्ते वाली लाइन आपको खुद को लिखनी है। अरे क्या लिखोगे या नहीं लिखोगे अत्ते वाली लाइन, आप कहेंगे सर क्या लिखनी है बोलो। अब एक बात बताओ मेरे को, हमने जब 4.1 में दूसरे के 4 सवाल किए थे तो वहाँ एक जगह ये समझ में आया था कि एक प्लस आ रहा था और एक माइनस आ रहा था। हमने प्लस वाले को बोला हाँ, माइनस वाले को बोला ना, क्यों, वो तो कंडीशंस के ऊपर अप्लाई कर रहा था। बट यहाँ तो दोनों ही प्लस के, आप कौन सा मान लेना पसंद करोगे, आपको सर दोनों ही ले लें, तो दोनों तो होंगे नहीं, दोनों ही मान है। ठीक है, कैसे, आप x का मान 9 मानते हो, सपोज दैट आपने x का मान क्या लिया 9, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, और जीवंती के पास 45 माइनस 9 36 ही आ रहा, देख लो। ठीक है, तो आप लिख देना एक लाइन, अतः जॉन के पास कंचे और जीवंती के पास कंचे। तो आप लिखेंगे कि जॉन के पास तो सर है 9 और जीवंती के पास है 36। आप कहीं कोई वैल्यू माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुल मिलाकर 45 है या नहीं ये जवाब दे दो आप तो मुझे। 36 और 9 45 होता है, उत्तर हो गया इस सवाल का। देखो करना क्या था, मेन काम है ये, यहां तक सोचना, करना, द्विघात समीकरण बनाना, क्या कह रहा, कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ गुणा करना, कितना करना, ऐसे करके पूरी कैलकुलेशन यहाँ आएगी। अब इष्ट द्विघात समीकरण आएगा, एक द्विघात समीकरण से आपको a, b और c तीन मान मिलेंगे। जब आपको 3 मान मिलेंगे तो आप a, b, c की पहचान कर लोगे, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे, कैलकुलेशन करते जाओगे, हल्की फुल्की, ये ध्यान रखना, माइनस 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 प्लस होता है, प्लस को वापस माइनस से गुणा करोगे माइनस आ जाएगा, घटाओगे 729 27 का बना, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, वही सेम प्रक्रिया आपको करनी है। श्रीधराचार्य लोगों को हार्ड लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, बाकी ये देख लो कितना सिंपल है। तो x के 2 माना है, तो पहले वाला है, तो पहले वाले को मैंने जॉन को माना, तो पहले वाला जॉन का हिस्सा हो गया, दोबारा जीवंती वाला माना, जीवंती वाला हिस्सा 36 हो गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको, जब दोनों पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आए तो आप ये पक्का ये सोचेंगे कि दोनों ही उत्तर है। अरे बोलो क्या ख्याल है आपका, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए, आराम से आप ये देखो। और ये हो गया अपने दूसरे का पहला सवाल। एक्चुअल में हमारा ये उदाहरण नंबर भी हो गया, उदाहरण सॉल्यूशंस हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैं आप ये ध्यान रखना, आप ये मत कहना से उदाहरण नंबर 1 कब करवाए, उदाहरण ये सवाल में हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल एकदम इजी में क्लियर हो गया होगा। सब खेल इसका है, ये पंच गंचे खोए तो मैंने माइनस किया, गुणा किया, ये समीकरण, ये किताब वाले समीकरण कुछ और प्रकार से लिखा, मैंने सेम प्रकार से लिखा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि 36 और 9 45 ही हो रहा है, उत्तर मेरा सही है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे का पहला सवाल। अब दूसरे का एक दूसरा सवाल और बचा है, वो करते हैं अगली स्लाइड में, तब तक आप एक बार इसको देखें। अब देखो करते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे का दूसरा भी आपका उदाहरण ही है, उसी में पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमें पता नहीं कितने खिलौने निर्मित करता है, और सवाल लास्ट में पूछा गया खिलौनों की संख्या है, तो हम ये पक्का मान लेंगे कि जो खिलौनों की संख्या है वो कितनी है, x है, हम मान लेंगे इस बात को। ठीक है, आगे पढ़े। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में, तो मूल्य तो रुपए में होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 रुपए थी, तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, और हम लागत भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुने, अब पहले जो जो सवाल में आपको बोला गया ना वैसा आप करते जाएं, आपका काम हो जाएगा इजी वे में। आप लिखेंगे माना, माना
खिलौनों की संख्या। एक्स। हमने ये मान लिया कि जो फैक्ट्री है या कुटीर उद्योग जो भी है एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा, एक्स खिलौने बनाएगा मान लिया, तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। सबसे बहुत ज्यादा बात यहां लिखी हुई है ना, वो आपको समझनी। खिलौनों की संख्या हमने मान ली एक्स, कि हमें पता नहीं कितने खिलौने बनाए, तो जब पता नहीं होता तो उस चीज को मैथमेटिक्स में मान लिया जाता है कि हमने एक्स खिलौने बनाए, बात खत्म। अब प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य वो प्रश्न में दिया गया क्या है, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, लो साहब 55 को अटकाओ, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में कितने निर्माण किए हमने खिलौने, एक्स। भाई खिलौनों की संख्या ही तो निर्माण की ना, तो हमने क्या किया कि खिलौनों की संख्या मान ली हमने एक्स, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी होगी। एक सवाल ने क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स, को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। घटाने का मतलब होता है माइनस, यानी कि 55 माइनस एक्स रुपए। अरे क्या ख्याल है मेरे लालों और लालियों का, क्या बात समझ में आई या नहीं। सवाल ने स्पष्ट बोला है कि जो आपके प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने की संख्या के बराबर है। मतलब जितने आप एक दिन में खिलौने निर्माण करोगे 55 में से उसको घटा दोगे, जो उसकी लागत आएगी वही आपके प्रत्येक खिलौने का क्या है, मूल्य। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बात को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब प्रश्न अनुसार आपको एक बात और बोली गई, प्रश्न अनुसार बोला गया है कि कुल निर्माण लागत आपको दे रखी, कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए। क्या ख्याल है, ये बात दी हुई, ये बात समझ में आई या नहीं। स्पष्ट बोला हुआ देख लो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने हमने एक्स माने, को घटाने से प्राप्त होता है। घटाने का मतलब बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है सर हो गया। और कुल निर्माण लागत, अब एक बात बताओ, निर्माण लागत क्या होती है। आपको कोई एक पेन बनाने में 4 रुपए का खर्च आ रहा है और आपने 20 पेन बनाए, तो आपको 80 रुपए निर्माण लागत लगी, यानी कैसे पता लगा, जितनी चीज बनाई उसको उसकी लागत से गुणा किया, आपके पास लागत आ गई। तो यहां अगर आपको कुल निर्माण लागत दे रखी है तो हमने खिलौने कितने बनाए, एक्स, सीधी सिंपल सी बात, एक्स खिलौने बनाए और उसकी लागत कितनी है 55, निर्माण मूल्य कितना 55 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 750। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात सही है क्या भाई। कुल निर्माण लागत के लिए जितनी चीज आपने बनाई, मैं गुणा का चिन्ह तो नहीं कर रहा हूं, ऐसे गुणा का ही है, ये पॉइंट ना समझे। कुल निर्माण लागत का मतलब होता है आपने एक दिन में कितनी चीजें बनाई, एक्स, उसकी मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, उनको जब आप गुणा कर दोगे तो आपको लागत मिलेगी। अरे एक बात बताओ, कोई पेन आपने, एक पेन में आपकी लागत आ रही है 4 की, और आपने एक दिन में 25 रुपए क्या बनाए, पेन बनाए। एक पेन की लागत कितने रुपए आ रही है 4 रुपए, और लागत कितनी है 25 है, तो आपको एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी लगी 100 रुपए की तो लगी। तो कैसे पता लगा कि निर्माण किए गए पेनों की संख्या गुणा प्रत्येक पेन, निर्माण किए गए पेनों की संख्या का मूल्य और कितने पेन हमने गुणा किए, उससे ही तय है। अरे क्या ख्याल है, सही बात है क्या, बोलो। ये बात है कि गुणा करें, x को 55 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 55x माइनस x को 1 से गुणा करेंगे ये बनेगा x स्क्वायर, प्लस का 750 इधर आया माइनस का बराबर 0। मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको है, बोलो क्या ख्याल है आप लोगों का, सही बात है क्या। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको गुणा करना, इन दोनों गुणा करोगे 750 रुपए लगे, गुणा बाकी है। क्या ये अभिष्ट द्विघात समीकरण है क्या, अरे बोलो क्या ये अभिष्ट द्विघात समीकरण है, ये अभिष्ट द्विघात समीकरण।
एकदम बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस बात से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो अभिष्ट द्विघात समीकरण नहीं निकाल रहे, हम तो निकालेंगे पूरा का पूरा इसका उत्तर, खोपड़ी खोलने वाला इसकी। और खोपड़ी खोलने के लिए श्रीधराचार्य की जरूरत पड़ेगी, और श्रीधराचार्य में आपको 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो मैं यहां से निकाल रहा हूं आपके लिए। हाँ बेटा जी, ए का मान क्या -1 है, क्या बी का मान 55 है, और क्या सी का मान -750 है। क्या ख्याल है आप लोगों का? ए मतलब x² का गुणांक, तो x² गुणा x बार माइनस है तो माइनस का 1। वापिस किताब वाले ने इसको माइनस को चेंज करने की कोशिश की, आप नहीं करें। किताब वाले ने उत्तर लिखा x² माइनस का 55x प्लस का 750, क्योंकि ये वैल्यू उठा के इधर ला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो उत्तर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ए का मान -1, बी का मान 55 और सी का मान -750। किसको याद करेंगे? आप कहेंगे सर याद किसको करना है? एक बुजुर्ग आदमी, उसको याद करना है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या आएगा 2 है। क्या ख्याल है आप लोगों का? एकदम सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। सूत्र लगाओ और वैल्यू पुट करो यहाँ पर, x बराबर -55, सही है भाई, माइनस तो सूत्र वाला, और b का मान कितना है 55। ठीक है साहब, ये बना प्लस माइनस b² यानी कि 55 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान हो गया -1 और b का मान हो गया माइनस का 750, और बटा में हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना माइनस का 1। सही ख्याल है एकदम आपका? बिल्कुल सर। तो यहां से आप लिखेंगे x बराबर -55 प्लस माइनस √55 का स्क्वायर हो जाएगा 6025। सही है? कहां से होगा 6025? 3025 होता है। 55 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 25 का स्क्वायर? आप कहेंगे सर 3025 होता है, क्यों हमें डरा रहे हो? सही, बिल्कुल सही बात है। देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को वापस माइनस से गुणा किया माइनस, 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 0 से गुणा करोगे 0, 4 को 5 से गुणा करोगे 20, हासिल कितने 2, 7 को 4 से गुणा 28, 28 और 2 हो गए 30, यानी 3000, और बटा में 2 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 2। ठीक है साहब, x बराबर -55 प्लस माइनस √ के अंदर 25 और बटा में -2। क्या ख्याल है? 3025 में से 3000 जाएगा, 25 ही बचेगा। और जब आप x बराबर लिखेंगे -55 प्लस माइनस 5 बटा में कितना -2। क्यों? क्योंकि 25 किसका वर्गमूल होता है साहब? 25 होता है 5 का वर्गमूल। क्या ख्याल है आप लोगों का? एकदम बात सही है क्या? बोलो। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए मेरे लालो लाले को यहाँ तक। क्या काम है? मेन काम है पूरा ये द्विघात समीकरण बना नहीं, द्विघात के बाद ए बी सी के मान आए नहीं, श्रीधराचार्य में कैलकुलेशन करनी है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, काम आपका बहुत इजी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है सर, बाकी का काम मैं थोड़ा सा यहाँ जगह करके कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देना सर थोड़ा सा। ठीक है, या तो इसको 2 भागों में बांट दें, बिल्कुल बांट दो सर 2 भागों में। तो एक तो x बराबर हो जाएगा -55 प्लस 5 बटा में -2, और एक हो जाएगा x बराबर -55 माइनस का 5 बटा में -2। ठीक है यार आपका? अरे बोलो, मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। एक बार मैंने प्लस का चिन्ह लिया और एक बार माइनस का लिया। ठीक है सर, x बराबर क्या ये -50 बटा -2 है क्या? माइनस के 55 में से 5 जाएगा। ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस, और x का मान आप 25 कहेंगे या नहीं कहेंगे? अरे बोलो साहब, x का मान 25 है या नहीं? बिल्कुल है साहब। और जब आप माइनस में जाएंगे तो ये माइनस का 60 बटा -2 हो जाए, क्योंकि -55 और -5 माइनस का 60, वापिस माइनस माइनस प्लस, और x का मान वापिस कितना आ गया 30। वापिस कोई माइनस की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों मान संभव है या नहीं? बोलो, बिल्कुल मान है। आप लिखेंगे अतः खिलौनों की संख्या बराबर 25, और प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने का मूल्य वो हम मानेंगे 30 रुपये। आपको सर ये कैसे पता लग गया? तो मैंने अभी पहले वाले सवाल में आपको बोला था, अगर 2 मान प्लस के आ रहे हैं तो पहले वाला पहले है, दूसरे वाला दूसरा। तो पहले वाला हमने खिलौनों की संख्या मान ली 25, दूसरा मान लिया 30। विश्वास नहीं हो, ध्यान रख के देख लो। 55 में से 25 जाएगा, 30 ही बचेगा। जादू है या नहीं? बिल्कुल है ना? जादू वादू कुछ नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से काम हो रहा। करना क्या,
खिलौनों की संख्या x मानी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, सवाल ने बहुत स्पष्ट लाइन लिखी है कि खिलौनों की मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गई संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। ठीक है साहब, कुल निर्माण लागत 750। तो निर्माण लागत आएगी कैसे, आप कैसे बताओगे कि मैंने एक दिन में इतनी निर्माण लागत लगाई है? तो जितने खिलौने बनाओगे उस खिलौनों को उसकी लागत उसके मूल्य से गुणा करोगे तब बताओगे नहीं इतने रुपए लगे। तो खिलौनों की संख्या गुणा प्रत्येक खिलौने के मूल्य से गुणा करवाए, द्विघात समीकरण बना, a का मान -1, b का मान 55, c का मान -750। एक बुजुर्ग आदमी को याद करना जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र आपने ये लगाया, कैलकुलेशन की, यहाँ मान ये बना, एक बार धनात्मक चिन्ह एक बार ऋणात्मक चिन्ह। समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस ऊपर लिख दूं प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह लिया, यहाँ किसका चिन्ह लिया, माइनस का। ठीक है, तो दोनों बीच प्लस का, तो यहाँ 25 आया, यहाँ 30 आया। तो खिलौनों की संख्या 25, खिलौने प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया 30 रुपये, क्योंकि मूल्य तो जो होगा वो रुपये में होगा। उम्मीद है दूसरे के दोनों सवाल, दासू सवाल जो थे आपके उदाहरण भी हो गया और आपके सवाल भी हो गया। एक काम में, एक वीडियो में दो काम हो रहे हैं, अच्छी बात तो क्या। इसका मतलब ये हो गया कि सर जिस दिन आप 4.1 के उदाहरण करवाओगे उस दिन हम आपको उदाहरण दूसरा पहला करवाने की जरूरत नहीं, पहला तो यहाँ हो गया। बिल्कुल सही बात कर, अब मेरे को वहाँ केवल दूसरा उदाहरण मैं करवाऊंगा, उदाहरण वगैरह सब चिंता मत करो। मैंने आपको बाकी चैप्टरों में पहले उदाहरण करवाए फिर सवाल करवाए, तो फिर मैंने इसमें क्यों छोड़ा, इसीलिए छोड़ा है ना। फर्क तो वैसे कुछ नहीं पड़ता, लेकिन पहले सवाल कर लेते हैं। 4.3 तक पहले सवाल करेंगे, फिर उदाहरण को देख लेंगे एक दो वीडियो में, जैसे कोई होगा तो खत्म कर देंगे 2 वीडियो के अंदर या एक वीडियो में। जो भी आएगा वो मैं अपने आप मेरे हिसाब सोच लूँगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे उदाहरण में भी टाइम लगेगा, क्योंकि 4 सवाल है द्विघात समीकरण चेक करने वाला, वो 4.1 वाला, तो मैं करवा दूंगा आपको अलग अलग। उम्मीद है दूसरा जो सवाल है वो आपके 4.2 का दूसरा सवाल और उदाहरण नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से। हमने पूरा काम कर दिया, किताब वाले ने इसको थोड़ा माइनस को प्लस लिखने की कोशिश की, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमारा तो x माइनस है तो भी ठीक है, प्लस है तो भी ठीक है, हमें तो चला लें। क्यों, घात तो प्लस है ना, आगे गुणांक क्या उसी में हो, माइनस हो प्लस हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपके पहले दूसरे के दोनों सवाल इजी में क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा जो था 5 छठा 4 सवाल, उसमें कोई भाग नहीं, सीधे सीधे किताब के सवाल हैं, कर लेते हैं। अगली स्लाइड में आप करते हैं इसका तीसरा सवाल, तब तक आप इसको समझ लें। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप मान के चलिए इस साल बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप जिस भी बोर्ड से हो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, है ना। और पूरा इसका सॉल्यूशंस देखना, हम कंप्लीट तरीके से इसका सॉल्यूशंस करेंगे, ध्यान से आराम से देखना वीडियो पूरा। ठीक है, तो सवाल ने क्या बोला है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और जो इनको गुणा करने पर कितना आए, 182 आए। तो जो बात आपको पहले दे रखी है उसके ऊपर गौर करना। आपको 2 संख्याएं माननी है, तो मैं मान लेता हूं पहली संख्या, हम लिखेंगे माना, पहली संख्या, और मैं मान लेता हूं पहली संख्या कितनी है, 27। मैंने अभी दूसरा सवाल करवाया था कंचे वाला, मैंने वो जवन एट जीवंती वाला, मैंने बोला जब भी आपको योग दे रखा हो, जब भी आपको क्या दे रखा हो, योग दे रखा हो, तो एक अगर x है तो दूसरा जो भी योग दे रहा है उसके माइनस करना है। तो दोनों का योग 27 है, तो एक x है, दूसरी हो जाएगी 27 - x। मैं बताऊंगा क्यों आई है ये आपके। तो पहली संख्या हमने मान ली x, तो आप लिखेंगे तथा दूसरी संख्या को मैं बोल सकता हूं 27 - x। अब ये साहब कहां से आया, थोड़ा ध्यान दें कैसे। आपको साहब ये बोला गया है कि अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ता हूं तो मुझे योग कितना दिखाई देगा, 27। इस बात से तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बोला है बंदे ने कि प्रश्न ने कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग कितना हो, 27। अब मैं पहली संख्या को बोल रहा हूं कि x माना है मैंने, और दूसरी संख्या मुझे चाहिए, और बराबरी हो जाएगा 27। तो क्या मेरे लाल और लाली को ये बात समझ में आई क्या कि 27 ये प्लस का x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का x। मैं आपके लिए हर चीज लिख रहा हूं, आप बिल्कुल भी नहीं रहे कि आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैंने लिखी आपको समझ नहीं, ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। दूसरी निकाल दी, प्लस का x इधर आ गया, माइनस का, तो सेकंड संख्या क्या आ गई हमारे पास, 27 - x। ठीक है साहब, ये बात भी ओके होगी। अब प्रश्न अनुसार एक बात बोली, प्रश्न अनुसार बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 182। गुणनफल दे रखा दोनों को, मतलब जोड़ने पर तो 27 आना चाहिए, और दोनों को जब मैं गुणा करूं मुझे उत्तर देना चाहिए 182। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है
182। तो पहली संख्या कौन सी, x, दूसरी कौन सी 27 माइनस x और बराबर 182। क्या आप एग्री हो इस बात से? अरे बोलो, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x और 27 माइनस x, दोनों संख्या यही तो है, इनका गुणा आगे। तो x को 27 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 27x माइनस x को x से गुणा करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का 182 इधर आएगा माइनस का 182 और बराबर में हो जाएगा 0। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 और बराबर में 0। मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को कोई एतजार होना चाहिए कि एतराज़ है सर हमें इस बात से समझ में नहीं आई। बोलो सर, क्या कहता है आपका ख्याल? सही ख्याल है? नॉर्मल सा बोला, पहली संख्या x, दूसरी 27 माइनस एक्स। क्यों आई 27 माइनस एक्स? क्योंकि जब भी योग दे रखा होता पहला x होगा, दूसरा उस पूरी संख्या में से वो माइनस करने पर आ जाएगा पहली संख्या, और मैंने आपको रीजन दे दिया साइड में। ठीक है सर। प्रश्न अनुसार बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, कि दोनों संख्याओं गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 182। तो दोनों संख्याओं गुणनफल 182। तो दोनों संख्याएं कौन सी, x और 27 माइनस एक्स। तो x और 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है 182 के बराबर आ जाएगा। गुणा किया, सिस्टमेटिक तरीके से किया। ये हमारे पास अभिष्ट द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें अब अभिष्ट द्विघात समीकरण ज्ञात नहीं करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बात खत्म। आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा। तो ये आया आपके पास यहाँ पर। अब हम यहाँ से अगर श्रीधराचार्य लगाएंगे तो मुझे 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे a की जरूरत पड़ेगी, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर में -1 है, इस बार कितना है -1। और मुझे b होता है जो x का गुणांक होता है वो है 27, और c होता है अचर यानी कि माइनस का 182। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या बात, ये तो अब समझ में आ जानी चाहिए। मेन तो समीकरण बनाने तक आप श्रीधराचार्य आपको लगाना। ठीक है सर। और जब आप श्रीधराचार्य लगाएंगे तो श्रीधराचार्य आपका कहता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। क्या बात मैंने सही बोली एकदम? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इस बात से भी आपको नहीं होनी चाहिए कि श्रीधराचार्य सूत्र तो आपको यही कहता है कि श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, करो काम। x बराबर, देखो माइनस सूत्र में माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है 27, लो साहब 27। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का मतलब है -1, लो साहब -1, और c का मतलब है माइनस का 182। ठीक है सर, और बटा में हो जाएगा 2 गुणा a का मान है माइनस का 1। जो जो मान थे मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है सर, x बराबर माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट में 27 का स्क्वायर होता है 729, और माइनस लिखूंगा क्यों, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करते ही माइनस, 4 को 1 से गुणा किया 4 को 182 है, ध्यान रखना 182 से गुणा करोगे तो 728 आएगा। इस बात को ये गुणा करके देख लेना आप, 182 4 से ही आएगा, और 2 को -1 से गुणा करोगे -2। क्या ख्याल है सब लोगों का? अरे बात सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हो रही। ठीक है सर, x बराबर माइनस का 27 प्लस माइनस, क्या इस ऊपर वाली कहानी को मैं अंडर रूट के अंदर 1 लिख सकता हूँ? क्यों, 729 में से 728 जाएगा, 1 ही बचेगा। ठीक है सर, इसके बाद हो जाएगा x बराबर माइनस का 27 प्लस माइनस 1 बटा में -2। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्यों, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 0 का 0 होता है, बाकी संख्या आते थे हम और सोच लेते हैं। अरे क्या ख्याल है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? हमने एक द्विघात समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण से ABC का मान निकाला, कैलकुलेशन किए, कोई ज़्यादा माथा पच्ची वाला काम है नहीं। ठीक है सर। आप कहेंगे सर इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद जो काम आपको करना है वो मैं कर रहा हूँ इधर साइड में, बाकी काम कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ कैसे? 2 भागों में बांटेंगे। एक बार मैं इसमें लूंगा धनात्मक चिन्ह, और एक बार मैं इसमें लेने वाला हूं ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है सर। अब धनात्मक चिन्ह के बारे में सोचना। धनात्मक चिन्ह आप जब लेंगे तो x बराबर बनेगा माइनस का 27 प्लस का 1 बटा में -2। ठीक है, और जब ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर -27 माइनस 1 बटा में -2। ठीक है सब? ठीक है, तो x बराबर -27 में से 1 जाएगा, माइनस का 26 बचेगा, माइनस का 2 आएगा,
माइनस माइनस प्लस होगा और x का मान 26/2 का मतलब x कितना कहलाएगा, 13 कहलाएगा। और x बराबर दो संख्याएं माइनस में जुड़ेगी, माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस होगा और x का मान 28/2 का मतलब हो जाएगा 14। इस बार भी दोनों प्लस की मान है, इसका मतलब मान तो आपके दोनों ही संभव है भाई, मान तो आपके दोनों ही संभव हो गए ना, 13 भी संभव है 14 भी। और आप ध्यान से देखो, आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी थी जिनका योग कितना होना चाहिए था, 27। 13 और 14 27 नहीं हो रहा है, ठीक है सर। फिर 27 माइनस एक्स क्यों आए, आप सोचो x का मान आपने 13 लिया तो यहाँ 13 रखते 27 में से 13 जाएगा 14 बचाएगा, तो आप लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13 तथा दूसरी संख्या बराबर 14। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके पास आ गया है आंसर। क्या ख्याल है मेरे लालो लालियों का, कोई ऐसा है क्या जो आपको बात समझ में नहीं आई? मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप मन से थोड़ा सा अगर दायरे में रह कर अगर ईमानदारी से सोचेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि काम यहां तक ही है एक्चुअल में। ये काम तो मैं आपको 4.1 के 4 प्रश्नों में बता चुका हूं, आज की क्लास में 2 सवालों में बता चुका हूं, दूसरे के 2 हमने किए थे, उदाहरण को जब सोल्व किया था उसमें बता चुका हूं, और तीसरे में और बता चुका हूं, चौथे में बताऊंगा, और 5वें में बताऊंगा, और 6ठे में बताऊंगा। आगे 4.3 के 5 सवाल और हैं, है ना, उसमें और बताना मेरे को। तो आप सोच लो फिर कहाँ काम आपका बैठ रहा। देखो इजी वे में काम हो रहा कैसे, आपको जो जो बोला गया, बात जो बोली गई आप ये माने और ये बना। इसके बाद ABC आया, श्रीधराचार्य आया, पूरी कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, 8वीं 9वीं वाली कैलकुलेशन है, 10वीं कैलकुलेशन के लिए 10वीं का जो काम है वो यहाँ तक है, बाकी श्रीधराचार्य लगा कैलकुलेशन है। दोनों ही धनात्मक मान आए तो पहले वाला पहला उत्तर हो जाएगा, दूसरा दूसरा। पहला हमने पहली संख्या मानी 13, दूसरी हो जाएगी 14, आप कोई भी मान लें और गुणा करके देख लो, 13 और 14 गुणा करके 182 आ रहा है। उम्मीद है तीसरा सवाल एकदम मेरे लालू लालियों को कंटेस्ट हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप आराम से देख लो, कोई हड़बड़ाहट वाला काम नहीं। यहाँ तक किया, इसके बाद 2 चिन्ह लिए, एक बार बीच में प्लस का चिन्ह लिया और एक बार बीच में माइनस का चिन्ह लिया। वो देखो -27 को -27 रखना, ऐसे नहीं धनात्मक ऋणात्मक चक्कर इसका चिन्ह चेंज कर दो, नहीं, ये बीच वाले चिन्ह की जो बात चल रही है उसको प्लस माइनस लेना। तो उत्तर आ गया 13 और 14, तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14। उम्मीद है आपके क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो राजस्थान बोर्ड हुआ था 2024 में, उसमें आया हुआ सवाल है। चौथा और 5वां जो दोनों सवाल है वो पिछले साल अत्वा में आए थे, और आपको बोर्ड का पेपर पता होना चाहिए बच्चों को, हमारे ये सवाल आया और सवाल नहीं है। तो सवाल कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये लो साहब, क्रमागत कहाँ किया था बोलो, 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल याद है। तो मैंने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताया था आपको, एक x होता है, एक होता है x+1। तो आप लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x। द्वितीय क्रमागत हो जाएगा x+1। मैंने आपको क्रमागत पूर्णांकों के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी क्लास में, कि एक होता है x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, x+3, x+4, ये बात ध्यान रखना। और विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा जाए या सम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा जाए, उत्तर होता है x, x+2, x+4, x+6, दोनों में सेम है, ध्यान रखना, है ना। तो बोला है आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया कि x, एक मान लिया दूसरा x+1। अब आगे क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग। अब बात सुनना, वर्ग पहले नाम आया, मतलब पहले वर्ग करो फिर योग करो। अगर आप वर्ग करके योग करोगे तो उत्तर देना चाहिए 365। ठीक है साहब, ये आपके पास आ गया। प्रश्न अनुसार क्या बोला, प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार बोला है वर्गों का योग। वर्गों का योग दे रखा है बराबर है 365। मतलब पहले वर्ग करो फिर क्या करो, योग करो। तो ध्यान रखना, अगर पहली वाली संख्या का वर्ग करोगे तो पहली वाली संख्या का वर्ग करोगे तो x² होगा, और दूसरी वाली संख्या का वर्ग करोगे तो x+1 होगा, और इसका होल स्क्वायर नहीं होगा। क्या ध्यान देना, वर्गों का
तो वर्ग किया दोनों और योग करना मतलब ये योग कितना आना चाहिए 365। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात सही है क्या? योग का वर्ग बोले तो पहले योग करो फिर वर्ग करो, लेकिन यहां बोला है कि वर्गों का योग, वर्गों का योग, पहले वर्ग करो फिर योग करो, उत्तर देना चाहिए 365। ये कहानी तो आपके पकड़ में आ गई, ठीक है सर। ये कहानी अगर पकड़ में आ गई तो अगर ये आपके पास a है और इस a को आप b मानो तो एक सर्वसमीकरण बन गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या ये सर्वसमीकरण आपको लगानी पड़ेगी क्या? यहाँ पे x प्लस a के होल स्क्वायर में आपका आंसर बिल्कुल लगानी पड़ेगी। तो लगाते हैं, इधर ध्यान दो। तो सर्वसमीकरण लगेगी तो ये तो आपके एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है सर, प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और बराबर में 365। क्या ख्याल है आप लोगों का? इसमें मैंने पूरी सर्वसमीकरण लगा दी, ठीक। एक्स स्क्वायर मिलने पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को x से गुणा करोगे 2x, 2 को x से गुणा 2x, 2x को x से गुणा करोगे 2x और 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 365 इधर आएगा माइनस का 365 बराबर क्या दे देगा 0। बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्वसमीकरण लगे, नॉर्मल सा काम हो गया, ठीक है सर। इसके बाद आप ये काम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का 364 बचेगा बराबर में 0। किस किस को लगता है कि सर यहां से सीधा a का मान 2 लिखो और b का मान 2 लिखो और c का मान माइनस 365 लिखो और उत्तरमाला निकाल दो? किस किस के दिमाग में आया, ईमानदारी से बताना। आप में से ज्यादातर बच्चों का आएगा ये द्विघात समीकरण है, लेकिन आप ये सोचो यहाँ गुणा भाग बड़े हो रहे हैं। आप ये सोचो इस पूरी समीकरण में 2 कॉमन आ रहे हैं। अब 2 कॉमन लेने से फायदा ये होगा कि जैसे ही कॉमन लोगे तो ये वैल्यू आधी हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी, ये भी आधा हो जाएगी। श्रीधराचार्य जो सूत्र में लगाओगे कितनी कैलकुलेशन ईजी होगी, ये आपको चीजें सोचनी पड़ेगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये बात आई तो 2 लेते हैं कॉमन। जब आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा x माइनस 2 का भाग 365 64 में जाएगा 182 बार बराबर हो गया 0। तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर ये 0/2 गुणा वाला कहाँ चला गया, भाग में। तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 और 0 कुछ भी, उत्तर हमेशा क्या देता है 0 देता है। ये आपके पास अब फाइनल आपके पास द्विघात समीकरण आई है। मैं तो आपको कह रहा हूँ आप ये भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन हार्ड होगी। 182 जब दिखाई दिया तो पहले वाला सवाल बन गया लगभग 182 में। अरे बात समझ में आई ना? गुणा करने पर सीधा ही पता लग जाए, 4 को 182 गुणा करूंगा 100 वो 728 देगा, तो 104 को 365 64 से गुणा करते तो कैलकुलेशन तो हार्ड होती है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ये हमने निकाला, ठीक है साहब। ये अगर हमने निकाल लिया है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, 3 वैल्यू में एक वैल्यू जरूरत पड़ेगी a की। तो a तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, तो b हो गया और c हो गया माइनस का 182। क्या ख्याल है सब लोगों का? एकदम सही है क्या? क्या ABC सही लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक हो रही है। अब जब श्रीधराचार्य लगाएंगे तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आएगा 2 है, ठीक है सर। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है 1, ठीक है सर। ये बना आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान माइनस का 182 और बटा में हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुणा 1, ठीक है। मान जो थे मैंने यहां से उठा के वहां रख दी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या ये 1 प्लस 728 है क्या? आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया? देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस, 4 को 1 से गुणा करोगे 4 और 4 को 182 गुणा 728 आता है, पहले वाले सवाल में भी सीखा। और जब 2 को 1 से गुणा करोगे दिया आएगा 2 और यहां से जो x बनेगा वो बनेगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये 729 बन गया और बटा में कितना हो गया 2। 1 728 729 हो गया और 729 अब तो आपको बार बार आ रहा है, याद हो जाना चाहिए 27 का होता है और बटा में कितना आएगा 2। बटा में कितना आएगा 2। यहाँ के बाद सवाल कितने भागों में बंटेगा सर? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक बार आपको लेना पड़ेगा धनात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? धनात्मक चिन्ह। और एक बार आपको लेना पड़ेगा ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है सर।
जब आप धनात्मक चिन्ह लेने जाएंगे तो x बराबर माइनस का एक प्लस का धनात्मक लेना ना, तो प्लस हो जाएगा बटा में 2, और जब ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर -1 माइनस का 27 बटा में 2, तो x का मान आ जाएगा 26 बटा 2, 27 में से एक चला जाएगा, 26 बटा 2, 26 बटा 2 का मतलब होता है कितना 13, 26 बटा 2 का मतलब कितना होता है 13 होता है। ठीक है सर, ये हो गया उत्तर। दूसरे वाले में देखो क्या ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में, आपके दिमाग ख्याल आएगा कि दो संख्याएं माइनस में जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस का 27 माइनस का 28 हो गया, और माइनस का 28 बटा 2 माइनस का हो जाएगा 14। ठीक है, अब काफी सवालों के बाद में ये सवाल देखने को मिला है कि जहां पर आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मिला। ऋणात्मक संभव है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में हुआ है धनात्मक पूर्णांक। हाँ, पूर्णांक तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, लेकिन आपको कौन सा चाहिए? धनात्मक। तो आप लिख देंगे ये संभव, ये संभव नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आप लिख देंगे अतः प्रथम क्रमागत तो हो जाएगा 13, द्वितीय क्रमागत हो जाएगा 14। क्यों? 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। ये इस क्वेश्चन का आगे आपके पास फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, आपको नहीं होनी चाहिए समस्या। मेरे हिसाब से कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी वे में काम है। पहले धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 मानना, ये मैंने बताया है आपको। अब इनके वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करो फिर योग करो कैलकुलेशन की। यहाँ मैंने उत्तर में 2 कॉमन लेने की जरूरत रखी क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को इजी करनी है। यहाँ 2 कॉमन लिया तो ये बना ABC का मान रखा, श्रीधराचार्य रखा, एक प्लस का मान है एक माइनस का है। माइनस वाला संभव नहीं है क्योंकि बोला ही धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आप पूरा नाम लिख देना। अतः प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 14। सीधे ही क्यों एक क्रमागत पूर्णांक मिल गया, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। 13 का गुणा क्या होता है 14 होता है। ठीक है, उम्मीद है चौथे सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं इसका 5वां सवाल। तब तक एक बार आराम से प्रोसेस इसका देखें, एकदम नॉर्मल सा सवाल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके राजस्थान बोर्ड 2024 में आया था। सवाल क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मैं रुक रहा हूं यहीं पर। पहली बात तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? याद है किसी को त्रिभुज के प्रकार वगैरह? समकोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो समकोण, क्या हो एक कोण समकोण। क्या मैं कह सकता हूं कुछ इस प्रकार का होता है? अरे क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या ऐसा ही होता है क्या? ये A, ये B भुजा बोल दूं, ये C बोल दूं। ठीक है सर, ऐसा बोल दिया। इसके बाद क्या ये 90 डिग्री यही बनता है क्या? ठीक है सर, इसके बारे में गजब का डिस्कशन हम करेंगे जब हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। अभी मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो आपको ध्यान रखनी है। 90 डिग्री की जस्ट जो ऑपोजिट साइड होती है, जो सामने वाली दिखाई दे रही है, इसको समकोण त्रिभुज का कर्ण बोला जाता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तब इस सवाल में आपको कर्ण वगैरह नजर आएगा। ये जो है इसको आधार बोला जाएगा। ठीक हो, और ये जो भुजा है ना, इसको दुनिया वालों ने बोला लंब और किसी किसी ने इसको बोला ऊंचाई। लेकिन ये आधार और जो लंब होता है ना, ये क्या होता है कि कभी फिक्स नहीं होता है। अब जैसे कोण यहां होगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, लेकिन कोण ए पे चला गया तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा। आप ये सोचो कि ये देखो समकोण त्रिभुज, समझना, देखो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है और ये आप समझ आना ये आपका एक कर्ण है। ठीक है, आप समझ जाओ कि ये भुजा है। ठीक है, अभी लंब है। रेड वाला पेन अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? आधार दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दे क्या दिखाई दे रहा है, देखो कितना चेंज हो रहा है। ये अभी ब्लैक वाला पेन क्या है? लंब है, और रेड वाला क्या है? आपका आधार है। लेकिन मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊं तो अभी ये रेड वाला पेन लंब हो गया और ब्लैक वाला पेन क्या हो गया? आपका आधार हो गया। चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो किसी तरीके से आप देख लो, आपको तो लंब दिखाई देना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आप चेंज करके देखें। ठीक है सर, ये आ गया। तो अब ये लंब और आधार अभी तो हम ऐसे ही मानेंगे। जब आपको कोण नहीं दे रखा हो तो आपको आधार हमेशा यहां मानना, लंब यहां मानना। ठीक है सर, अब आपको करना क्या होगा कि सवाल में क्या बोला है कि कर्ण तो आपको बोल दिया गया है कि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है। भाई कर्ण तो बोला है आगे 13 सेंटीमीटर। अब सवाल पढ़े। अब 3 भुजाएं, इसके अंदर एक भुजा आपको दे दी। सवाल ने बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर। अन्य दो भुजाओं मतलब है लंब और आधार आपको क्या करना, ज्ञात करना। मुझे मेरा लाल और लाली, ये आप दिमाग लगाओ, अपने मन में ईमानदारी से ये सोचो कि आप एक्स किसको सोच रहे हो। आप क्या ऊंचाई को एक सोच रहे हो, ऊंचाई यानी लंब एक ही बात है, क्या आप ऊंचाई को एक सोच रहे हो या आधार को एक सोच रहे हो। आप अपना डिसीजन अपने मन में रखें। जब मैं बोलूं आप कम से कम रियलाइज अपने मन में ये करना कि हमने सही सोचा या गलत सोचा। बोलो क्या बोलो। मैं देखो थोड़ा सा मैं खुद लिख रहा हूं मानने वाला, आप खुद ही है ना बाद में मन में सोच लेना क्या है। मैं लिखूंगा माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। किस किस ने सोचा कि सर आधार को x मानना चाहिए। आप में से ऐसा कौन है लाल और लाली जिसने ये सोचा कि सर हमने x ही माना है। अपने मन में सोचना, ईमानदारी से बात करना कि हमने सही सोचा। अब ये क्यों माना, सवाल ने क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब एक ही बात है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले आधार आएगा तो आप 7 सेंटीमीटर कम करोगे तो ऊंचाई आएगी आपके पास। बात समझ में आई या नहीं है। तो आपको यही फर्क समझना है कि आपको पहले एक्स किसको बोलना। बच्चे ज्यादातर बोल देते सर ऊंचाई को। मैं क्लास में जब पूछता हूँ बच्चों से कि बेटा एक्स किसको माने, तो कहते थे ऊंचाई को एक्स मान लो, है ना। नहीं मानना है ऊंचाई को एक्स। बोला क्या है, ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप सोचो आधार आपका 10 आया, आधार कितना आया 10, तो ऊंचाई कितनी आएगी, 3 नहीं आएगी, 7 कम। तो पहले आधार आया तो आपने 7 कम सोचा तो ऊंचाई मिली। इसका मतलब आधार x है तो इसकी ऊंचाई x माइनस 7 हो जाए, क्योंकि आपको कम सोचना है। अब ध्यान देना, ये हमने सोच लिया। आप लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और क्या ऊंचाई को दुनिया वालों ने लंब नाम दिया, बिल्कुल नाम दिया, और वो हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। जो इसने बोला 7 कम है मतलब आधार से 7 कम का मतलब होता है माइनस। कर्ण आपको दे रखा है, जब आपको लंब दे रखा होता है, कर्ण दे रखा, आधार दे रखा होता है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय हुआ करता था। आपको पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगे, इनका रिलेशन बनाने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेंगे। आप लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन से प्रमेय से साहब? आप कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। ये ध्यान रखना, जब भी लंब और आधार कर्ण दे रखा आपको बिना सोचे समझे उसमें क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम होता है बोधायन प्रमेय। क्या नाम होता है? बोधायन प्रमेय। हम डिस्कशन करेंगे 8वां चैप्टर, जब तीसरे दिन त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे उस दिन आपके एक कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। टेंशन ले नहीं आप, ठीक है सर। ये होता क्या, ये पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसका सूत्र आपको ध्यान रखना है कि सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में हो जाता है आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई समस्या रही होगी। बोलो कोई समस्या है क्या? ये आपके कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है सर। अब आप कहेंगे सर कर्ण क्या होता है, तो कर्ण तो आपको दे रखा है, ठीक है सर। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर। लंब आपको दे रखा है, लंब यानी ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7, तो इसका बनेगा होल स्क्वायर, और प्लस आधार है x, तो x का बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या ख्याल है आप लोगों का? एकदम सही लिखिएगा। जो जो जहां मान थे वहां मैंने रख दिए। अब सॉल्यूशंस करना है। एक जगह सॉल्यूशंस करने के लिए आपको सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। कौन सी? अगर इस x को मैं a मानूं और इस 7 को मैं b मानूं, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। जहां a का काम x कर रहा है, b का मान 7 कर रहा है। क्या ख्याल है? ये सर्व समीकरण लगेगी बिल्कुल। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं सर। जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये आपको 13 का स्क्वायर नजर आ रहा है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या बात सही कह रहा हूं? बिल्कुल। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, और पीछे x स्क्वायर चल रहा है तो हो जाएगा x स्क्वायर। ये देखो सर्व समीकरण खुली, देखो a स्क्वायर,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a यानी कि x, b यानी कि 7, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, ये बना आपके सामने 169। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़ने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14x और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा गुण 50। ये 14x हो गया। देखो 2 को 7 से गुणा करोगे 14, ये वैल्यू उधर रह जाओ तो इधर तो क्या बच जाएगा 0 और यहाँ बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का गुण 50 और प्लस का 169 उधर गया माइनस का। अब 0 बाद में लिखो और पहले लिखो, एक ही फर्क नहीं पड़ता। तो पहले लिखूंगा 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर 0। किस किस को लगता है ये समीकरण सही बना एकदम? 120 कहाँ से आया? 169 में से गुण 50 जाएगा, माइनस का 120 बचेगा। क्या समीकरण को यही छोड़ दूं? क्या एबीसी का मान ले लूं? क्या श्रीधराचार्य ले लूं? आप कहेंगे नहीं सर 2 कॉमन लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड, आपने एकदम सही सोचा। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 7x और 120 में कितनी बार 60 बार, बराबर हो गया 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। गुणा वाला 2 कहाँ आएगा? भाग में। तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0/2 का मतलब हो जाता है 0। भाई 0/2 का मतलब कितना हो जाता है? 0। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको है। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आया, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है ना, अभी सवाल इतना जल्दी खत्म थोड़ी हो जाएगा, अभी तो काम आपने सारे समीकरण से लिखा है। ठीक है साहब, क्या ख्याल है? मैं यहाँ से a का मान 1 बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जहाँ कुछ भी नहीं है। b का मान है -7 और c का मान है माइनस का 60। ठीक है साहब, श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? श्रीधराचार्य सूत्र कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में होता है 2 है। ठीक है, मान वैल्यू पुट करें तो x बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान इस बार -7 है, दिए -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर और माइनस का 4ac यानी 4 मल्टीप्लाई a का मतलब हो गया 1 और c का मतलब हो गया माइनस का 60 बटा में 2 गुणा a का मान हो गया 1। क्या मैं एकदम सही जा रहा हूं क्या? बिल्कुल। तो यहां से जो x बनेगा वो बनेगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये बनेगा गुण 50 प्लस का 240 बटा में कितना 2। कहीं गलती हो तो बताओ। देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, -7 का स्क्वायर होता है प्लस का गुण 50, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करोगे प्लस, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 4 को 60 से गुणा करोगे 240। ठीक है, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 200 गुण 90 और बटा में कितना आएगा 2। इनको जोड़ लो, 200 गुण 90 हो रहा है और x बराबर 7 प्लस माइनस 200 गुण 90 होता है 17 का मान और बटा में आ जाएगा 2। क्या ख्याल आप लोगों का? सही बात चल रही है क्या? बिल्कुल। तो 1-2 भागों में इसको बांट देते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। जब इसको पॉजिटिव साइन में आप बदलेंगे तो ये बनेगा x बराबर 7 प्लस 17 बटा में 2, x बराबर ये बनेगा 24 बटा में 2। सही है ना? तो x बराबर कितना बनेगा 12। जब माइनस में बदलेंगे तो x -7 माइनस 17 बटा में 2, x बराबर ये माइनस का 10 बटा में 2 होगा और x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या -5 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशंस को? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने जो x माना त्रिभुज का आधार माना और कभी भी कोई त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होती है। तो आप इसके आगे तो लिख देंगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो फिर x का एक ही मान संभव है, वो है 7। तो आप लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या ख्याल है? आधार को हमने x माना तो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई मानी हमने x -7 यानी कि 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता मेरे लाल और लाली को इस बात से कोई समस्या होनी चाहिए। हमने इस सवाल का पूरा कंप्लीट उत्तर निकाल दिया एकदम बेहतरीन तरीके से। करना क्या था कि आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना। समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बातें आप ध्यान रख ले, बाकी 8वां चैप्टर सारे क्लियर हो जाएगा।
90 डिग्री इधर सामने कर्ण होता है, कर्ण आपको 13 दे रखा है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज का आधार x क्यों माना, ऊंचाई को क्यों नहीं बोला इसने कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई लाने के लिए आधार आना पड़ेगा, फिर 7 कम करना पड़ेगा, तो आधार को x माना, तो ऊंचाई हो जाएगी x - 7। हमेशा जब भी लंब और कर्ण और आधार आता है तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा a - b खोलते गए, यहाँ से एक समीकरण बना, श्रीधराचार्य लगा x के 2 मान है, एक 12 आया और एक -12 आया, -5 आया। -5 संभव नहीं होगा, क्यों -5 इसीलिए संभव नहीं होगा क्योंकि आधार माना है हमने x को, और कभी भी कोई त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होती, अगर त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होती तो संभव नहीं, तो x का मान हुआ 12, अगर x का मान 12 है तो आधार तो हो गया 12, और ऊंचाई के लिए 12 - 7 करोगे 5 आ जाएगा। उम्मीद है छठे सवाल 5 सवाल कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब एक लास्ट सवाल बचा है 4.2 का, वो है छठा सवाल, फिर आपके जो ये 4.2 प्रश्नावली आज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप एक बार इसको देखें, अगली स्लाइड में करते हैं लास्ट सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सवाल, वो भी हमने एक उदाहरण में वो भी किया था, आपको बताओ दूसरे सवाल का दूसरा, वो कुटीर उद्योग वाला सेम ही है, वहाँ आप खिलौने बना रहे थे, यहाँ बर्तन बनाना, बाकी सेम ही सवाल, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एक बार आप इसको आराम से देखें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, आपको भाषा देख के डरना नहीं है ना, सिंपल सा सवाल बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता था, हमें पता कितने बर्तनों का निर्माण करता है, x बर्तनों का निर्माण करता है। मैथमेटिक्स ये कहती है जब कुछ चीज पता नहीं होती है उसको मान लिया जाए, उसको अपने मन में ये सोच लो कि ये इतनी है, x है, y है, t है, जितना हम तो x मान रहे। चलो सब आगे सवाल पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब बनाने में कितना खर्च हुआ, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी। यदि उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत करनी आपको ज्ञात। ठीक है साहब, इधर ध्यान दें, इजी वे में सवाल हो जाए। आप लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, हमने मान लिया एक दिन में हमने कितने बर्तन बनाए, x बनाए। ठीक है साहब, तथा अब नग का मतलब होता है एक बर्तन, ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत। शायद मैं इसको 2x + 1 रुपए कह सकता हूं। क्या ख्याल है आप लोगों का, मेरे साथ जाना चाहोगे या कहीं सोचोगे? चलो साहब मैं बताता हूं क्यों। बोला क्या है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन, नग का मतलब बर्तन, एक बर्तन की, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से। तो हमने बर्तनों की संख्या कितनी मानी, x, तो बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो मैंने 1 ज्यादा लिखा है, तो मेरे को यहां करना पड़ेगा +3। कितना करना पड़ेगा, +3। क्या ख्याल आप लोगों का, सही है क्या? देखो, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, 3 अधिक है, और लागत हमेशा रुपए में आती है, मैंने पूछा रुपए लगा। अरे बोलो कोई समस्या क्या? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको प्रश्न अनुसार बोला गया, एक बात, प्रश्न अनुसार क्या दिया गया आपको, आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार कुल निर्माण लागत, प्रश्न अनुसार कुल निर्माण लागत 90 रुपए। कुल निर्माण लागत आपको मैंने 750 रुपए वाले वो आपने खिलौने और वो बनाए, तो उसमें क्या बोला था, लागत होती क्या, आपने कितने बर्तन बनाए उसकी मूल्य को गुणा कर दोगे तो लागत आ जाएगी। तो ध्यान दें, कुल निर्माण लागत होगी, हमने खिलौने बनाए, बर्तन बनाए x, और उनकी लागत थी 2x + 3। अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। भाई जितने बर्तन बनाए उस बर्तनों को उसकी लागत से गुणा कर दे तो उत्तर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है सर, आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा में होगा, x को 2x से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2x² प्लस x को 3 से गुणा करोगे 3x, प्लस का 90 इधर आएगा, माइनस का 90 बराबर हो जाएगा 0। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे बोलो ला लो, कोई समस्या है क्या? आपको जो जो बातें बोली थी x माना
तो जो लागत है वो बोला है कि निर्माण किए गए बर्तनों के दुगुने से 3 ज़्यादा थी, ठीक है। कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो इन दोनों को गुणा करने पर 90 मिलेगा। मतलब हम जितनी चीज़ बेचेंगे बनाएंगे उसकी लागत से गुणा करने पर निर्माण लागत होगी। तो ये आ गया इसका उत्तर सॉल्यूशन। कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सीधा सीधा ए का मान ढूंढो। ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी यानी कि एक्स का गुणांक कितना 3, और सी यानी कि माइनस का 90। सही बात है। तो हमने ढूंढ लिया ए, बी और सी। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, और सी हो गया माइनस का 90। और जब इसको सॉल्यूशंस करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र आपको कहेगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आएगा 2a। क्या सही बात चल रही है क्या? अरे बोलो कोई समस्या क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, मान रखना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा सा x गंदा बन गया, इसको सही लिखते हैं। ये बना x, तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस b का मान कितना है 3, ठीक है साहब, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 है, गुणा में बी का मान है साहब माइनस का 90। कितना मान है? माइनस का 90 बटा में 2 गुणा ए का मान है 2। जो जो मान थे मैंने रख दिए, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस, देखो 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और 8 को 9 से गुणा करोगे तो 720 आएगा, 90 से गुणा करोगे, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4। तो x बराबर बनेगा माइनस का 3 प्लस माइनस ये 9 और 720 मिलकर हो जाएगा 729, और बटा में कितना आएगा 4। और जब सॉल्यूशंस करेंगे x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और 729 तो अंडर रूट निकल रहा है ना, तो निकाल दो। 729 रूट से बाहर आने पर बना देगा 27, बटा में कितना 4, ठीक है सर। 2 भागों में इसको बांट दो। इधर हो जाएगा, हम लेंगे धनात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? धनात्मक। इधर हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है सर। धनात्मक चिन्ह जब लेंगे तो x आपको देगा माइनस का 3 प्लस का 27 बटा में 4। तो x बराबर 27 में से 3 जाएगा 24 बचेगा, 24 बटा 4, तो x आपको दे देगा 6। x का मान कितना है आपके पास 6। और इधर जब ऋणात्मक लोगे तो x बराबर माइनस का 3 माइनस का 24 बटा में 4, नहीं सॉरी 27 है ना, 24 नहीं 27। तो x बराबर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये हो गया। और इसका मतलब होता है माइनस का 7.5। वैसे भी बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती और पॉइंट में नहीं हो सकती, ये मान तो सीधा सीधा हो गया, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का यहां तक? अरे अच्छा ख्याल है या नहीं? x का मान 6 आया, x का मान माइनस 7.5 आया, तो माइनस और पॉइंट वाला वैसे नहीं होगा, कोई बर्तन आधा थोड़ी हो सकता है, बर्तन तो पूरा ही होगा, तो ये बर्तनों की संख्या संभव नहीं। तो आप लिख देंगे अतः बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या हमने x मानी है, तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6, और प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर, और प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो लागत इसने बोली है 2x प्लस का 3, तो बराबर 2 गुणा x का मान 6 प्लस का 3, 6 को 2 से गुणा करोगे 12 प्लस 3, 12 और 3 आ जाएगा 15 रुपये। 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 रुपये। बोलो क्या ख्याल है आप लोगों का? एकदम सही है क्या? अच्छा ख्याल? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो सवाल ने बोला, हमने द्विघात समीकरण बनाया, बहुत छोटा सा द्विघात समीकरण बना, ABC निकाला, श्रीधराचार्य लगाया, धनात्मक चिन्ह लिया, ऋणात्मक लिया। ऋणात्मक लेने पर माइनस का मान है, तो बर्तनों की संख्या कभी जो संख्या होती है, ऐसे तो संख्या प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होती, तो माइनस वाला संभव नहीं। तो x का मान 6, इसका मतलब बर्तनों की संख्या 6, और जब x का मान यहाँ रखा तो 6 गुणा 2 12, 12 और 3, क्योंकि बोला प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक बर्तन की लागत तो है 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या आपने बनाई 6, 15 को 6 से गुणा करके देख लो 90 आ रहा है, इसका मतलब उसने बोला था निर्माण लागत मुझे 90 रुपये लगी है। क्या ख्याल है आपको? कोई दिक्कत है क्या? मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है, इस चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब भाषा वाले
हमने पूरे एकदम सवालों को झंझोर के रख दिए। आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए, हाँ ऐसा करना। जो जो बातें बोली है, द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण से ABC के मान तो अब आपको पहचानने आ जाने चाहिए किसी भी कंडीशन में। A मतलब x² का गुणा, B मतलब x का गुणा और C मतलब अचर। और फिर श्रीधराचार्य सूत्र है, ये सूत्र आपके बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, कृपया करके इस सूत्र को याद कर लें। ऐसे याद नहीं हो रहा, 2-3 बार लिख के करें। और कुछ आपको वर्ग ध्यान रखने हैं कि वर्गमूल 729 27 का होता है, ये तो याद रखने पड़े। मैंने आपको पहले चैप्टर में बोला था कुछ याद करें, कुछ बड़े हैं जो याद कर लें, अभी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ नई क्लास में। आपके लिए नई क्लास लेके प्रश्नावली 4.3 हम 2 वीडियो के अंदर करेंगे। पहला और दूसरा सवाल साथ में करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा इस भाषा की तरह से है, श्रीधराचार्य लगाना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रश्नावली 4.2 का रिवीजन कीजिए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशंस। क्यों, भाषा तो हमने पूरी ऑलरेडी 2 वीडियो में पढ़ ली है। किसी भी चैप्टर में मैंने आपको बोला था 4.1 4.2 4.3 में आपको भाषा से रिलेटेड बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं भाषा आपको एक साथ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब एक बार इनका सबका रिवीजन कर लेना, क्या कह रहा है क्या नहीं। श्रीधराचार्य के बाद तो ज़्यादा काम रहती है नहीं, समीकरण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं लाता हूँ आपके लिए प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशंस। तब तक थैंक यू।